सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल खासा आ बैंकर। दोस्तों, जेआईबी के लिए सर्विस चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको कहा था कि आईबीएफ की साइट में जो सब्जेक्ट का अपडेशन जेआईबी के रिगार्डिंग हुआ है, उससे संबंधित वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। उसमें जो सब्जेक्ट अपडेशन हुए हैं, उसमें पेपर 1 के अंतर्गत जो भी अपडेशन हुआ है उनको पॉइंट वाइज और थोड़ा डिटेल के साथ मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जो कि बहुत यूज़फुल रहेगा। और इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेंगे, जो कि आपके लिए इजी केक वॉक रहेंगे। आप ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कॉपी पेन लेकर बैठिए और नोट्स ज़रूर बनाइएगा। तो दोस्तों, जैसा कि पेपर में आईबीएफ की साइट में साफ-साफ लिखा गया है कि कुछ लेटेस्ट अपडेट्स आते रहते हैं, उसको आईबीएफ की साइट पर अपडेट करता है, उससे संबंधित क्वेश्चन आपको ज़रूर आएंगे। तो ये वीडियो में आइए हम स्टार्ट करते हैं उन सभी टॉपिक्स जो कि आईबीएफ की साइट पर अपडेट किए हैं। तो टॉपिक का हमारी हेडिंग है, दैट इज़ एडिशनल अपडेटेड रीडिंग मटेरियल फॉर जेआईबी पेपर 1 इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। तो जो एडिशनल पॉइंट्स हैं, ये अगेन आईआईबी की साइट पर ही अवेलेबल हैं। थोड़ा सा मैंने ईज़ी आप लोगों के लिए ईज़ी करने के लिए ये वीडियो बनाया हुआ है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इस इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का जो अपडेशन आईबीएफ ने दिया हुआ है, उसमें टोटल 6 टॉपिक उन्होंने दिए हैं। उन 6 टॉपिक्स में है, पहला है ईसीएलजीएस, दूसरा है पीएमईजीपी, तीसरा है पीएम विश्वकर्मा स्कीम, चौथा है आईएसईसी, पांचवा है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 उद्गम पोर्टल बाय आरबीआई। इनके बारे में हम डिटेल में आगे वीडियो में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट है ईसीएलजीएस। सबसे पहला क्वेश्चन कि ईसीएलजीएस का फुल फॉर्म क्या है। ईसीएलजीएस का फुल फॉर्म है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। ऑपरेशनल गाइडलाइंस अपडेटेड एज ऑन जून 29, 2023। इसमें कुछ ऑपरेशनल गाइडलाइंस का अपडेशन किया गया है। उसके अंतर्गत मैंने इस वीडियो में आपको टॉपिक के अंतर्गत कुछ और पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं, आप ध्यान से सुन लीजिए। ईसीएलजीएस एक स्कीम जो कि कोरोना के बाद इम्प्लीमेंट की गई। अब इस इम्प्लीमेंटेशन में अगेन उसका फुल फॉर्म इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। अब इसका जो इम्प्लीमेंटेशन किया गया वो 4 फेसेस में किया गया। ये 4 फेसेस थे, 4 नहीं 5 फेसेस में किया गया। उसमें पहला फेज़ था ईसीएलजीएस 1.0, ईसीएलजीएस 1.0 एक्सटेंशन, ईसीएलजीएस 2.0, ईसीएलजीएस 2.0 एक्सटेंशन, ईसीएलजीएस 3.0, ईसीएलजीएस 3.0 एक्सटेंशन एंड फाइनली ईसीएलजीएस 4.0 हेयर इन आफ्टर टुगेदर रिफर्ड एज द स्कीम। तो 5 नहीं बल्कि दोस्तों ये 6 हैं टोटल। तो इन 6 में क्या क्या किया गया, हो सकता है उसमें से क्वेश्चन आ जाए। तो उसके लिए बिल्कुल आराम से इसको समझिएगा कि ईसीएलजीएस 1.0 में क्या था। मैंने देखिए जो रेड किया हुआ है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, है ना। वो पूछेंगे कि ईसीएलजीएस 1.0 में कितना अप टू कितना अमाउंट था, तो 50 करोड़ याद रखिएगा, 50 करोड़ एंड अप टू 60 डेज रिस्पेक्टिवली। अब ये 50 करोड़ क्या है, मतलब लोन 50 करोड़ तक का था। और एक पीरियड होता है कि हम कितने दिनों तक लोन को नहीं दे पा रहे हैं। तो वो जो लोन ना दे पाने के डेज थे वो थे 60 डेज़। ठीक है, ये 2 चीज़ें ध्यान रखना है आपको कि ईसीएलजीएस 1.0 में हमें 50 करोड़ के लोन तक के बारे में देखना है। दूसरा, उसमें जो लोन व्यक्ति नहीं दे पाया है वो कितने दिन तक नहीं दे पाया है, 60 दिनों तक वो लोन को पेमेंट नहीं कर पाया, अप टू 60 डेज़। 60 डेज़ के ऊपर अलाउ नहीं होगा। अगला इसी, और इसमें जो डेट रखी गई वो डेट वॉज अप टू 29 फरवरी 2020, 29 फरवरी 2020 तक की डेट रखी गई। ईसीएलजीएस 1.0 एक्सटेंशन में अगर हम आते हैं तो उसमें डेट को बढ़ाकर क्या कर दिया गया, मार्च 31, 2021। बस ये याद रखना है, उसमें डेट बढ़ा दी गई। पहले में डेट थी 29 फरवरी 2020, अमाउंट 50 करोड़। लोन कितने दिन तक व्यक्ति ईएमआई अपनी दे पाया, 60 दिनों तक। दूसरे में जब आए तो केवल डेट बढ़ाई गई, वो डेट थी 31 मार्च 2021।
जब थर्ड आया ECLGS 2.0। अब 2.0 में क्या किया गया, 2.0 में कहा गया कि हम 26 सेक्टर्स को आइडेंटिफाइड किया गया बाय कामत कमेटी। ये याद रखिएगा, कामत कमेटी ने ECLGS 2.0 में 26 सेक्टर्स को आइडेंटिफाइड किया। अब जो 26 सेक्टर आइडेंटिफाइड हुए उनके बारे वो उसमें से, और उसमें जो ऐड किए गए वो हेल्थ केयर सेक्टर, whose total credit outstanding fund based only across all lending institutions and days past due as on। तो यहाँ पर दोस्तों जो 50 करोड़ से लेकर 500 करोड़ तक की चीज़ों को इंक्लूड कर लिया गया, 500 करोड़ तक के लोन को इंक्लूड कर लिया गया। हेल्थ केयर सेक्टर किस में आया, ECLGS 2.0। 26 सेक्टर्स किस में आए, ECLGS 2.0। कामत कमेटी ने अपनी जो इम्प्लीमेंटेशन दिया ECLGS 2.0। अब ECLGS 2.0 एक्सटेंशन के बारे में देख लेते हैं। अगेन जो ECLGS 2.0 का एक्सटेंशन था वो था 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2021। ठीक है, अगेन यहाँ पर डेट याद रखना है। अब ECLGS 3.0 आया, यहाँ पर 2.0 एक्सटेंशन के साथ ख़त्म हुआ और ECLGS 3.0 आया। अगेन ECLGS 3.0 में कुछ सेक्टर्स को इंक्लूड किया गया। ये जो रेड से मैंने सेक्टर्स लिखे हुए हैं वो सेक्टर्स इंक्लूड किए गए, हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड सेक्टर्स, होटल, रेस्टोरेंट, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स जो उस समय बंद होने का कारण। आप सोचिएगा कि कौन सा सेक्टर बंद हो सकता था उस समय। सिनेमा हॉल में हम नहीं जा सकते थे, स्विमिंग पूल में हम नहीं जा सकते थे, जिम में नहीं जा सकते थे हम, एयरलाइंस में बड़ी प्रॉब्लम थी। तो इन सभी सेक्टर्स को 3.0 में इंक्लूड किया गया। और आगे हम देखते हैं ECLGS 3.0 का एक्सटेंशन। अब 3.0 एक्सटेंशन में अगेन डेट, ठीक है, बेस्ड ऑन रिवाइज रेफर डेट ऑफ 31/21 और जनवरी 31, 2022। अगेन 3.0 एक्सटेंशन इज अबाउट डेट। नाउ ECLGS 4.0, ECLGS 4.0 में हमें क्या ध्यान रखना है कि इसमें उन्होंने हॉस्पिटल्स और नर्सिंग को ऐड कर दिया। बस इतना याद रखिएगा आप। ECLGS में 4.0 में हॉस्पिटल्स को भी ऐड किया गया। The credit product for which guarantee would be provided under the scheme shall be named as Guarantee Emergency GECL क्रेडिट लाइन, और उसको नाम दिया गया फिर GECL। इस तरीके से इन चीज़ों को, जहाँ पर दोस्तों GECL के साथ आया, GECL कब आया, ECLGS 4.0। और GECL अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन, गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन। तो ECLGS थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन लगेगा, आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, लेकिन एक दो बार इसको फिर से सुनेंगे वीडियो को, आपको याद हो जाएगा। टोटल 6 हैं इसमें, ECLGS 1.0, ECLGS आप आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको उसमें पूरी चीज़ें आती जाएंगी। 1.0 एक्सटेंशन, 2.0, 2.0 एक्सटेंशन, 3.0, 3.0 एक्सटेंशन, 4.0 इज़ द फाइनल। और 4.0 में आया GECL गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई और भी आपको कुछ कन्फ्यूज़न है तो इस पर्टिकुलर में आपको मेनली जो याद रखना है ECLGS का फुल फॉर्म, GECL का फुल फॉर्म, ठीक है। कामत कमेटी याद रखिएगा, थोड़ा सा कोशिश करिएगा कामत कमेटी को याद रख लें कि किस में आया था ECLGS 2.0। इस आप 2-3 बार इसको ध्यान करेंगे तो आपको ये याद आ जाएगा। अगला हमारा सेकंड जो पॉइंट था वो था PMEGP। प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। पहला क्वेश्चन, PMEGP का फुल फॉर्म क्या है? प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। अब इस स्कीम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि इम्प्लीमेंट कौन करेगा इसको? तो जो नेशनल लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी होगी वो होगी KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन, फंक्शनिंग एज द नोडल एजेंसी एट द नेशनल लेवल। स्टेट लेवल में KVIBs रहेंगे और डायरेक्टरेट्स ऑफ KVIC स्टेट लेवल के रहेंगे, साथ में DICs रहेंगी, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर्स, और बैंक्स रहेंगे।
In such cases, KVIC routes government subsidy through designated banks for eventual disbursal to the beneficiaries entrepreneurs directly into their bank account. तो इनकी जो सब्सिडी आएगी वो डायरेक्टली बैंक अकाउंट में आएगी, थ्रू बैंक आएगी। द मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट यूनिट एडमिसिबल, PMEGP में जो बिज़नेस करने के लिए कॉस्टिंग होगी उसमें दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मैक्सिमम जो आपको कॉस्ट होगी वो 25 लाख और बिज़नेस सर्विस सेक्टर है तो उसमें 10 लाख रुपीज़। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है। अब हमें सब्सिडी कितनी मिलेगी, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। जनरल कैटेगरी में अगर हम देखेंगे तो अर्बन में एरियाज़ में 15% मिलेगी और रूरल में 25% मिलेगी। स्पेशल कैटेगरीज़ में आपको 25% अर्बन में, 35% रूरल में। अब जनरल कैटेगरी मतलब सभी लोग आ जाते हैं। स्पेशल कैटेगरी में जो रहेंगे वो रहेंगे SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज़, वुमेन, एक्स सर्विसमैन, फिजिकली हैंडीकैप, NER, हिल एंड बॉर्डर एरियाज़ एट्सेट्रा। तो ये आपको ध्यान रखना है, परसेंटेज ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है। एक महत्वपूर्ण नोट यहाँ पर है कि द बैलेंस अमाउंट ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट विल बी प्रोवाइडेड बाय द बैंक्स इन द फॉर्म द टर्म लोन इन द वर्किंग कैपिटल। आपको जो सब्सिडी मिल जाएगी उस सब्सिडी के अलावा जो लोन होगा वो बैंक के द्वारा टर्म लोन या वर्किंग कैपिटल लोन के रूप में प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन कौन दे सकता है, कौन अप्लाई कर सकता है? जो भी व्यक्ति अप्लाई करेगा उसकी एज 18 साल के ऊपर होनी चाहिए, एटलीस्ट 8th स्टैंडर्ड उसको पास होना चाहिए। अगर उनके प्रोजेक्ट की कॉस्ट 10 लाख मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है और 5 लाख बिजनेस और सर्विस सेक्टर में है, तो अगर आपका 8th पास होना ज़रूरी है। अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लोन चाहिए वो भी 10 लाख के ऊपर, और अगर बिज़नेस और सर्विस सेक्टर में चाहिए अगर लोन तो 5 लाख के ऊपर आपका 5 लाख के ऊपर आप लोन चाहिए तो आपका 8th का पास होना ज़रूरी है। ओनली न्यू प्रोजेक्ट्स आर कंसीडर्ड फॉर सैंक्शंस अंडर PMEGP। केवल नए जो लोन है वही इसके लिए एलिजिबल हैं, केवल न्यू प्रोजेक्ट है एलिजिबल हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इंक्लूडिंग दोज बिलोंगिंग टू BPL प्रोवाइडिंग दैट दे हैव नॉट अवेल्ड बेनिफिट्स अंडर एनी अदर स्कीम इंस्टीट्यूशंस रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट विल बी एलिजिबल फॉर दिस लोन ऑल्सो। एक और नोट, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं अगर कोई यूज़ कर रहा है गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम का REGP, PMRY और एनी अदर स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट and units that have already availed government subsidy under any other scheme of government of India are not eligible for this scheme. So that is very important, you need to know. अब अगला जो पॉइंट है वो है दोस्तों वो थर्ड पॉइंट हमारा PM विश्वकर्मा स्कीम। PM विश्वकर्मा स्कीम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कीम जो कि हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है। इस स्कीम के बारे में हम और देख लेते हैं और फिर इन 3 पॉइंट्स के साथ हम आज का वीडियो को एंड करेंगे और कल मैं अगला वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें कि हम बाकी के 3 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। PM विश्वकर्मा स्कीम, Government of India has introduced the PM Vishwakarma scheme which aims to provide support to artisans and craftspeople to enable them to move up the value chain in their respective trades। तो PM विश्वकर्मा स्कीम है जो कि उन सभी आर्टिसंस और क्राफ्ट पीपल के लिए बनाई गई है जो कि अभी अपने पुराने तौर तरीक़ों पर ही अपने बिज़नेस को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उनमें एक वैल्यू एडिशन के लिए इस स्कीम को ऐड किया गया है। द स्कीम emphasizes among other measures credit support to the beneficiaries at concessional interest rate with interest subvention support by Government of India। अब यहाँ पर जो भी क्राफ्ट्समैन रहेंगे, जो भी आर्टिसंस रहेंगे उनको क्रेडिट सपोर्ट भी दिया जाएगा ताकि वो उस पैसे का उपयोग करके कुछ अपने ज़रूरी आधुनिक औज़ारों को ख़रीद सकें और अपने बिज़नेस को बढ़ा सकें।
तो पीएम विश्वकर्मा स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड एज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम फुल्ली फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विथ एन इनिशियल आउटले ऑफ ₹13,000 करोड़। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि इसमें टोटल कितना अमाउंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वेस्टमेंट कर रही है, 13,000 करोड़ रुपए। इस फिगर को याद रखिएगा, इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है। स्कीम विल बी conjointly implemented by the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, and the Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India। तो ये सभी मिनिस्ट्रीज मिलकर इस स्कीम को लॉन्च करेंगे। इस स्कीम को लॉन्च हो चुकी है, इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करेंगे। Ministry of Micro, Small and Medium Enterprise will be the nodal ministry for the scheme, and Additional Secretary and Development Commissioner in Ministry of MSME will be the focal point for all the aspects of implementation and coordination of the scheme। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि नोडल मिनिस्ट्री कौन है, तो MO MSME मिनिस्ट्री ऑफ MSME को आपको याद रखना है। PM विश्वकर्मा विल बी इनिशियली इम्प्लीमेंटेड फॉर 5 years अप टू 2027-28। तो 5 साल के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है, 23-24 से लेकर 24-7-28 तक। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम आर एज अंडर। इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं? इसके ऑब्जेक्टिव बड़े ही बिल्कुल ईजी हैं, आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। टू प्रोवाइड द स्किल अपग्रेडेशन टू होन देयर स्किल्स एंड मेक रेलिवेंट एंड सूटेबल ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू देम। एक अच्छा स्किल अपग्रेडेशन प्रोग्राम लाना जिसमें वो आज के दौर की नई मॉडर्न स्किल्स को सीख सकें और उसके अलावा उनको उसकी ट्रेनिंग भी दी जाएगी। टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर बेटर एंड मॉडर्न टूल्स टू एनहेंस देयर कैपेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। थर्ड इज to provide the beneficiary an easy access to collateral free credit and reduce the cost of credit by providing interest subvention। एक easy collateral free लोन प्रोवाइड कराना और उस लोन में भी जो इंटरेस्ट दिया जाएगा उसमें भी इंटरेस्ट सबवेंशन देना। टू प्रोवाइड incentives for digital transition to encourage digital empowerment of the विश्वकर्माज। जो भी व्यक्ति पीएम विश्वकर्मा स्कीम के थ्रू लोन लेंगे एवं उसमें रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उनको डिजिटल एम्पावरमेंट के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। यहाँ आप एक पॉइंट अपना, अगर आप पेन और कॉपी लेकर बैठे हैं तो आप लिख सकते हैं या याद रख सकते हैं कि इस स्कीम में कहा गया है कि अगर एक डिजिटल ट्रांजेक्शन होता है, मतलब आपके अकाउंट में डिजिटली पैसे आते हैं या पैसे आप भेजते हैं, तो आपको पर ट्रांजेक्शन का ₹1 सब्सिडी के तौर पर दिया जाएगा, जो कि डीबीटी के रूप में आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ₹1 पर डिजिटल ट्रांजेक्शन। टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर ब्रांड प्रमोशन एंड मार्केट लिंकेज टू हेल्प देम एक्सेस न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रोथ। अब यहाँ पर ना केवल आपको लोन दिया जा रहा है, ना केवल आपको स्किल लोन दिया जा रहा है, आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, बल्कि आपको और भी मौके मिलेंगे कि आप मार्केटिंग कैसे करें। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि अगर आपका कोई एक प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और आप कितनी अच्छे से उसकी मार्केटिंग करते हैं, उसके सक्सेस होने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। तो सरकार यहाँ भी अपनी इस स्कीम के द्वारा आपको मार्केटिंग में भी सहयोग करेगी। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ पर याद रखने कौन से हैं कि पहली चीज़ है कि आपको पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट एंड एक आईडी कार्ड दिया जाएगा, वो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा ऑनलाइन। पूरे पीएम विश्वकर्मा की एक साइट है, आप उसमें जाकर अगर कोई देखना चाहे तो वो देख सकता है। बेसिकली हम पढ़ रहे हैं कि हमें पता होना चाहिए कि भाई ये पॉइंट पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। अगला, ट्रेनिंग स्टाइपेंड दिया जाएगा। ट्रेनिंग स्टाइपेंड कितना होगा? ₹500 पर डे, ये आप याद रखें। एक टूल किट इंसेंटिव मिलेगा जो कि 15,000 होगा जब वो व्यक्ति ट्रेनिंग कर रहा होगा। क्रेडिट सपोर्ट ऑफ अप टू ₹1 लाख अंडर द स्कीम। अब ये जो क्रेडिट सपोर्ट होगा वो 2 ट्रेंच में दिया जाएगा। टोटल जो पैसा दिया जाएगा वो ₹3 लाख दिया जाएगा। फर्स्ट ट्रेंच जो होगा वो ₹1 लाख का होगा और सेकंड ट्रेंच होगा वो ₹2 लाख का दिया जाएगा। जैसा कि अगर आप बैंक में काम कर रहे हैं और आपने अगर ये जो स्वनिधि का लोन है उसमें देखा होगा कि पहले ₹10,000 दिए गए, फिर ₹20,000 दिए गए, जिसने ₹10,000 का प्रॉपर तरीके से उसने उसको चुकाया, उसको
पूरा किया तो उनको 20,000 रुपये फिर अगले दिए गए। इसी तरह से इसमें भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। पहला इम्प्लीमेंटेशन होगा 1 लाख रुपये दिए जाएंगे और उसका आप प्रॉपर अगर आप पे बैक करते हैं तो आपको 2 लाख रुपये सेकंड ट्रांस दिया जाएगा। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही कंसेशनल इसमें दिया गया है, केवल 5% फिक्स दिया गया है, 5% फिक्स दिया गया है। द इंटरेस्ट सबवेंशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बी एट टू एन एक्सटेंट ऑफ 8% एंड प्रोवाइडेड अपफ्रंट टू द बैंक्स। ठीक है, तो ये नंबर्स आप याद रखिए। Credit guarantee cover for all loans mentioned sanctioned by the lending institution will be covered by the Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises CGTMSE। अगेन CGTMSE, इसको क्रेडिट की गारंटी कौन ले रहा है कि CGTMSE ले रहा है। अब जो मार्केटिंग है उसके लिए द नेशनल कमिटी फॉर मार्केटिंग विल प्रोवाइड द मार्केटिंग एंड द ब्रांडिंग सपोर्ट फॉर द प्रोडक्ट्स एंड द आर्टिसंस। National Committee for Marketing will provide the marketing and branding support for the products of the artisans and craftspeople registered under the scheme। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन मार्केटिंग में के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करेगा PM विश्वकर्मा में, वो रहेंगे नेशनल कमेटी फॉर मार्केटिंग। अब एलिजिबिलिटी बहुत ही सिंपल है, कम से कम एज 18 साल अथवा उसके ऊपर होनी चाहिए और कहीं भी और भी आप किसी GSS स्कीम, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम में आपने इसके पहले कहीं लोन ना लिया हो और सब्सिडी का उपयोग ना किया हो। तो ये था PM विश्वकर्मा योजना के बारे में। तो दोस्तों अभी तक हमने 3 पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। पहला पॉइंट हमने ECLGS लिया, दूसरा पॉइंट PM EGP के बारे में पढ़ा और तीसरा PM विश्वकर्मा स्कीम के बारे में पढ़ा। तो मैं चाहूँगा कि आप एक बार पहले इन सभी तीनों पॉइंट्स को अच्छे से एक बार फिर से रिवाइज़ कर लें, इनको पढ़ लें। अब हम अगले वीडियो में कल मिलेंगे, उसमें हम बाकी के 3 पॉइंट ISEC, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 और उद्गम पोर्टल के बारे में जानेंगे, जिसके द्वारा आप कम से कम इस पूरे टॉपिक में इन 6 में से अगर मैं एक एक क्वेश्चन हर टॉपिक से लेता हूँ तो 6 क्वेश्चन आ जाते हैं सीधे सीधे बनकर। तो आप याद रखें कि किस तरीके से आपको यहाँ पर पूरा पढ़ना है और ध्यान रखें कि इनको अच्छे से आप नोट्स बनाकर पढ़ें और आपको बड़ा हेल्पफुल रहेगा। ओके दोस्तों, अब मैं यहीं पर मैं इस वीडियो को बंद करता हूँ और मिलते हैं अगले वीडियो में इस वीडियो के कंटिन्यूशन के साथ। ओके दोस्तों, बाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इसको इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने दोस्तों से जो कि JIB की तैयारी कर रहे हैं उनसे भी शेयर करें। और अगर आप कुछ और भी टॉपिक्स जो आपको लगता है कि ये टॉपिक बहुत कठिन हो रहा है, मैं इनके बारे में जानना चाहता हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ओके दोस्तों, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।